स्वागत है एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 राज्यों में अपनी पार्टी की बम्पर जीत के बाद से लगातार एक्शन में हैं। इस वक्त वो अपने होम स्टेट गुजरात में हैं और थोड़ी देर में वो होंगे अपने संसदीय क्षेत्र काशी में। नए साल से पहले प्रधानमंत्री ने सूरत शहर को आज 2 बड़ी सौगातें दी हैं। सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन उन्होंने किया है और इसके बाद मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हब सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचने वाले हैं। काशी में एयरपोर्ट से लेकर कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान तक उनका पहले एक रोड शो होगा। वाराणसी को प्रधानमंत्री वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेनें भी आज देने जा रहे हैं। शाम को काशी के नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन वो करने वाले हैं। ये कार्यक्रम वहां पर होगा। तो सूरत और सूरत से उसके बाद लेकर फिर काशी तक उनके एक के बाद एक प्रोग्राम जो है वो लगे हुए हैं। हम बात करेंगे चूंकि चुनावों की, तो ये 2 राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की स्कीम ऑफ थिंग्स में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुजरात और उसके साथ उत्तर प्रदेश। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2014 में 2019 में किस तरीके की जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली और गुजरात तो 26 की 26 सीटें पिछली दोनों बार बीजेपी को मिली थी। और यहीं चूंकि आखिरी कार्यक्रम मैंने आपको बताया जो वाराणसी में होने जा रहा है वो काशी तमिल संगमम, पहली बार ये प्रोग्राम नहीं हो रहा है। बनारस में इस तरीके के कार्यक्रम बार बार हुए हैं, बल्कि यूपी में अलग अलग जगहों पर भी इस किस्म के कार्यक्रम हुए हैं। प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, कई जगहों कहीं विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो तमिलनाडु का जिक्र करना वो नहीं भूलते हैं, बार बार वहां की बात भी लेकर के आते हैं। तो गुजरात और यूपी तो समझ में आता है, तमिलनाडु से क्या उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी कर रही है जरा इसको समझ लें। पहले गुजरात यूपी की ये 106 सीटें जो हैं वो बनती हैं और इस वक्त अगर देखें तो इन 106 में से मेरे ख्याल में गुजरात यूपी में 64 सीटें हैं, 62 प्लस 2। हाँ, तो 106 माइनस 16 आप कर लीजिए, उतना सीट बीजेपी के पास, सीटें अभी भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो जाहिर है इसको बढ़ाना चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। नहीं चुनौती है, लेकिन अगर 2014 का आंकड़ा देख लें तो लगता है कि सीधे सीधे गुंजाइश उन 9 सीटों की है, क्योंकि 71 प्लस 2 73 सीटें जीती थी। और अगर आप ध्यान से देखिए तो जिस तरह से राहुल गांधी एक है, और यहां पैरेलल हमें खींचना चाहिए, यहां चित्र साफ साफ दिखना चाहिए कि एक नरेंद्र मोदी हैं जो कह रहे हैं कि हम भाई सौराष्ट्र तमिल संगमम कर रहे हैं, दूसरा काशी तमिल संगमम कर रहे हैं। यानी एक जो पश्चिम भारत है उसको दक्षिण से जोड़ रहे हैं, दूसरा जो उत्तर भारत है उसको दक्षिण से जोड़ रहे हैं। तो एक त्रिकोण बन गया, यानी भारत को एक तरह से पूरा उन्होंने एक साथ करने की कोशिश की। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, केरल के वायनाड से चुनाव जीतते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मुझे बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कहीं भी जाएं, मोदी जी भी जाते हैं तो हर जगह से जुड़ी अपनी अच्छी यादें बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं यहां के लोग मुद्दों पर वोट करते हैं, वहां के लोग भावनाओं में बह जाते हैं। यानी उत्तर दक्षिण का भेद कर दिया। जिस उत्तर भारत ने गांधी परिवार को बिना विकास के धूल उड़ती हुई मुंशीगंज और गौरीगंज की सड़कें, जायस की सड़कें, जो विधानसभा, जो रायबरेली से अमेठी के बीच की सड़कें, जहां इतने मतलब गड्ढे हुआ करते थे, वहां के बावजूद वो जिताते रहे कि हमारे बच्चे हैं, हमारी बहू है, हमारे बेटे हैं। वो राहुल गांधी जैसे ही केरल पहली बार गए तो उनको लगा कि नहीं, रिफ्रेशिंग तो इधर है। तो ये एक पैरेलल हमको खींचना चाहिए। तो जब हम कहते हैं क्या चुनौती कुछ नरेंद्र मोदी उसमें पार पाएंगे, तो दरअसल नरेंद्र मोदी भारत की उस भावना को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक राष्ट्रीय पार्टी खोज रही है 1970 के बाद से। ठीक है, इंदिरा गांधी के पराभव के बाद से दक्षिण भारत से कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे गायब होती गई, क्षेत्रीय छत्र आते गए, उत्तर भारत विरोधी चला। और दुर्भाग्य देखिए कि जो नए तेलंगाना के नेता आते हैं वो भी बिहारी कुर्मी डीएनए खोजने लगते हैं। जो सिद्धारमैया हो पहली बार आए तो कन्नड़ में बोर्ड लगवाने लगे, जबकि कर्नाटक और हिंदी का तो कोई दिक्कत नहीं थी। इस पैमाने पर देखते हैं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में संभावनाएं बढ़ सकती हैं। मुझे लगता है कि शायद वो 73 से 75 का भी आंकड़ा हो सकता है। और अगर इसी तरह से गांधी परिवार है तो उसको रायबरेली सीट भी क्यों मिलेगी, मेरे मन में तो ये प्रश्न आता है। ठीक है, तमिलनाडु में सीटें जीतेंगे नहीं ये मुझे अभी संदेह है, लेकिन मत प्रतिशत बढ़ेगा। के अन्नामलाई उसी राजनीति को स्थापित कर। डीएमके के जो सांसद ने पार्लियामेंट में कहा था, उससे वहां से बात को लेते हुए कि हम यूपी और गुजरात की चूंकि बात कर रहे हैं तो यूपी को तो उन्होंने मान लिया था कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पानीपुरी वाले हिंदुत्व की राजनीति में ये लोग आ जाते हैं। गुजरात भी गौमूत्र राज्य है क्या? गुजरात के डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत सारे राज्यों से दक्षिण के आसपास होगी या ऊपर होगी? नहीं, मुझे लगता है गुजरात तो देश के टॉप स्टेट्स में है, तमिलनाडु भी टॉप स्टेट्स में है। लेकिन यह कहना अगर गौमूत्र स्टेट है तो गुजरात और महाराष्ट्र
ये दोनों पहले से ही भारत की जो विकास की गति है उसको बढ़ाने वाले अग्रणी राज्यों में रहे। जब ये साइबर का पूरा आया तो उसके बाद आंध्र प्रदेश आया, वरना तो वहां उस तरह से नहीं था। तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग का रहा, जो कार कंपनियां हैं वो ज्यादातर वहां गई। तो मुझे लगता है ये वाली बहस तो होनी नहीं चाहिए। अगर ये वो करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से उनके मुंह पर बहुत कुछ जाने वाला है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो ध्यान नहीं देते किसकी भावनाएं नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो भावनाएं बोलेंगी 24 के चुनाव। अच्छा, नॉर्थ साउथ डिवाइड वाली जो बात है, जो कि इन चुनावों में जब कांग्रेस को तेलंगाना मिला और बीजेपी को ऊपर के 3 राज्य, तो बहुत चर्चा हुई इसकी। और फिर यही जो गौमूत्र स्टेट्स वाली बात डीएमके सांसद ने कह दी, इससे बहुत हवा इस किस्म की बहस को और अनर्गल बहस को मिली। प्रधानमंत्री ने अपने आज के इंटरव्यू के अंदर इस पर भी जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि ये कुछ नेताओं के मन की बात तो हो सकती है, देश के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है कि भाई कौन उत्तर का और कौन दक्षिण का है। देखिए, ये राजनीति करने की बहुत ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है कि किस तरह से साउथ और नॉर्थ का एक डिवाइड दिखाया जाए। और ये अगर आप केरल में देखें और तमिलनाडु में देखें, खासतौर से तमिलनाडु का जिक्र है इसलिए बता रहा हूँ, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कटिंग साउथ करके एक जो है पूरा अभियान चलाया। उसके काउंटर में मैं ये कहूँगा, उसको काउंटर करने के लिए संघ आरएसएस का एक जो है ब्रिजिंग साउथ करके उन्होंने एक अभियान चलाया, जिसके कारण वो चाहते हैं कि इस तरह का जो डिवाइड है वो कहीं हो ना पाए, क्योंकि साउथ और नॉर्थ का डिवाइड होना भी नहीं चाहिए इस देश में। ये बहुत सा द्रविडियन और जो है हमारे नॉर्थ का आर्यन, ये सब बातें होती रही हैं, पहले भी होती रही हैं। और लैंग्वेज के नाम पर भी हिंदी, और अभी भी किसी एक बयान में हिंदी का जिक्र आया कि हिंदी और तमिल भाषा का जिक्र आया। तो मुझे लगता है कि इस तरह का डिवाइड अगर देश में होगा तो वो कोई देश के लिए अच्छी बात नहीं है। शायद इसी कारण से प्रधानमंत्री ने भी ये जिक्र किया कि ये कुछ नेताओं के मन की बात हो सकती है, लेकिन देश में ऐसा नहीं दिखता। मुझे लगता है कि आज तो जिस तरह से बात हो रही है कि नॉर्थ के लोग जो हैं साउथ में जाके काम करते हैं, बहुत ज़्यादा। तमिलनाडु की अभी जिक्र हुआ, वहाँ पे बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, बाकी भी हैं। इसी तरह से जो साउथ के लोग हैं वो आपको नॉर्थ में दिखाई देंगे, जहाँ जहाँ आईटी के हब्स हैं या बाकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ, वहाँ बहुत सारे लोग दिखाई देंगे। तो इस तरह का लोगों के बीच में ऐसा नहीं है। लोगों के बीच में फेस्टिवल्स को लेकर भी अगर आप देखेंगे तो साउथ के फेस्टिवल्स नॉर्थ में मनाए जाते हैं, नॉर्थ के साउथ में मनाए जाते हैं। तो इस तरह का कोई डिवाइड जो है वो मुझे दिखाई नहीं देता लोगों के बीच में। हाँ, ये बात ज़रूर है कि राजनीति को लेकर या अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ क्षेत्रीय दल और कई बार नेशनल पार्टी जैसे कांग्रेस है, वो इस तरह की बातें ज़रूर कर देती हैं जिसमें नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की बात होती है। और उसके काउंटर में बीजेपी ने अपनी कोशिश जारी रखी है, सरकार ने अपनी कोशिश जारी रखी है, और संघ परिवार की भी एक कोशिश। राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो हमारे देश के दो बिल्कुल विपरीत पोल्स जो हैं ज्योग्राफिकली, कश्मीर और तमिलनाडु, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती हुआ करते थे, बल्कि एक किस्म का ख्वाब होता था कि भाई यहाँ कभी बीजेपी की सरकार बने क्या पार्टी के नेताओं के लिए। कश्मीर में तो वो उन्होंने करके दिखा दिया एक बार, चाहे आलोचना होती हो, मैं आपने एक बार सरकार तो वहां बना ली। तमिलनाडु में कितने दूर आपको दिखाई देते हैं? देखिए, तमिलनाडु में संगठन के तौर पर बीजेपी का संगठन काफी सुदृढ़ है। अब संगठन को किस तरह से मोटिवेट करके उसमें सीटों में कैसे बदलाव किया जाए, किस तरह से ये जो मॉडल है, विकास का मॉडल है, वो ऐसा तो है नहीं कि केवल नॉर्थ में दिखाई देता है, वो साउथ में बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देता है। जिस तरह से कंपनीज को बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से मैं ये कहूँगा, जैसे अब एरोनॉटिक्स कंपनीज ही हैं, उसमें बहुत सारी, या फिर डिफेंस कंपनीज हैं, वो बहुत सारी साउथ से हैं जो कि डिफेंस में, मैन्युफैक्चरिंग में आई हैं या बाकी सब चीज़ों में आई हैं। वहाँ पे लोगों को दिखाई देता है विकास होता हुआ, जो सड़कें हैं उसमें विकास होता दिखाई देता है। जो कि केंद्रीय स्कीम्स हैं वो केवल नॉर्थ के लिए तो है नहीं, वो साउथ में भी उतनी ही एक्टिव हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कोशिश है कि विकास अगर लोगों को दिखेगा, तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को साउथ के लोग जो है नकार देंगे। वो मुझे लगता है कि विकास के नाम पर जिस तरह से बीजेपी को वोट पड़ता है, वो जरूर साउथ में भी वो दिखाई देगा। दक्षिण क्या मोदी फिनोमेना से अछूता रह सकता है क्या? देखिए, दक्षिण की राजनीति बहुत अलग है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 में जब आए थे, उसके बाद पूरे उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की लहर चली है। दक्षिण हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लहर से बचा रहा, वो भी हिंदी के कारण। आप देखिए, 3 राज्य देख लीजिए, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, जहाँ भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कोशिश की, वहाँ सफल नहीं हो सकी। कर्नाटका दक्षिण का एक बड़ा राज्य भारतीय जनता पार्टी के पास था, वो भारतीय जनता पार्टी गंवा चुकी है। अगर आप दक्षिण के 8 राज्य देखोगे तो 130 लोकसभा की सीटें आती है, अब भारतीय जनता पार्टी के पास 29 सीटें। अब 29 में से 25 सीटें सिर्फ कर्नाटका से और 4 सीटें तेलंगाना से। बाकी भारतीय जनता पार्टी साउथ में पूरी तरीके साफ है। मुझे नहीं लगता कि 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से कुछ मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन वहां पर वैसा ही रहने वाला है जैसे 2019 के चुनाव में रहा था। ठीक है, वोट
वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का कुछ बढ़ सकता है, लेकिन सीटों की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को कोई गेन होगा। और एक आध सीट अगर मिल जाती है, दक्षिण भारत जो है वो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मजबूत गढ़ है। अगर आप देखेंगे 2019 का परिणाम, तो 15 सीटें कांग्रेस ने केरल से जीती है 20 में से, तमिलनाडु में डीएमके के साथ मिलकर सीटें जीती है। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पूरा साफ है। तो दक्षिण से जो 52-54 सीटें कांग्रेस की आई थी, वो सारी सीटें दक्षिण से आई है। अब कर्नाटका जीतने के बाद और तेलंगाना जीतने के बाद कांग्रेस को बात समझ में आ रही है कि हम कितनी भी कोशिश कर ले, उत्तर भारत के अंदर, मध्य भारत के अंदर और पूर्वी भारत के अंदर हम किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को और क्षेत्रीय दलों को चुनौती नहीं दे सकते। हमारे पास सिर्फ स्पेस बची है तो दक्षिण भारत है, जहां पर हमारी सीटें बढ़ा सकते हैं। और इसी कारण राहुल गांधी वायनाड लड़ने गए और दक्षिण भारत के अंदर फोकस कर रहे हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति नहीं है, क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर और अपनी दम पर कांग्रेस वहां पर सीटें लेकर अपनी इज्जत बचा सकती है। ठीक है। उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए स्पेस नहीं, सिर्फ दक्षिण भारत में अंदर बचा हुआ है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके से चुनावों में जाते हैं उसको देखते हुए और जिस तरीके से वो चैलेंजेस लेते हैं, तो ये तो तय है कि दक्षिण भारत पर उनका पूरा पूरा ध्यान होगा। हर्षवर्धन जी, इस पे एक तथ्य सिर्फ मैं बताऊं, आपने कहा कि कश्मीर एक उनकी इच्छा थी, दूसरा तमिलनाडु, तो इसको ऐसे कहें कि कश्मीर से कन्याकुमारी। तो दो तथ्य कहानी कुर्सी के दर्शकों को जरूर जानना चाहिए। कश्मीर में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट मिले हैं। और कश्मीर जब हम कहते हैं तो जम्मू कश्मीर कहते हैं। 6 में से 3 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हुई। तो आप यूं समझिए कि पीडीपी और कांग्रेस 0 है उस राज्य में, भारतीय जनता पार्टी 3 है और जो अब्दुल्ला जी की पार्टी हो। अब दूसरा आ जाते हैं दक्षिण में कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी के राधा कृष्णन 2014 में लोकसभा सांसद बन चुके हैं। वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। हालांकि 2019 और 2021 के उपचुनाव में वो हार गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है वो सीटों के तौर पर भले थोड़ा कम दिख रहा हो, उसमें कसर नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं छोड़ रहे हैं। तेलंगाना में जिस तरह से करीब करीब 2 गुना यानी 7% से कम मतदान था, 13.88 पहुंच गया। आप समझिए अगर इतने दिनों में 2 गुना पहुंच गया तो उसको आप समझिए, इसका मतलब यह हुआ कि जो 4 लोकसभा की सीटें हैं वो बनी रहेंगी, उससे बढ़ भी सकती हैं। आंध्र प्रदेश बड़ी चुनौती है, केरल बड़ी चुनौती है और वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए यहां तो जो पवन जन कल्याण सेना के हैं ना, उनको लेकर वो चलने की कोशिश कर रही, जन सेना के पवन कल्याण। और दूसरी कोशिश थी केरल में जो असफल रही, वहां उन्होंने बहुत से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो दिल्ली में बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, उनको विधानसभा चुनाव में उतारा था, लेकिन अभी भी उनको वो सफलता कम से कम लोकसभा के लिहाज से मिलती नहीं दिख रही। प्रधानमंत्री के आज के इंटरव्यू में जो एक बड़े हिंदी अखबार में छपा है, उसमें उन्होंने देश की चुनावी राजनीति को लेकर के भी 1-2 बड़ी बातें कही हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे उन्होंने अभी इन 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बारे में यह कहा कि ये इंडिया अलायंस का नए गठन के बाद पहला इम्तिहान भी था, तो इसको केवल कांग्रेस पार्टी की हार के तौर पर ना देखा जाए, ये इंडिया गठबंधन की हार है। राहुल जी, देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूंगा। देखिए, लोकल बॉडीज के जब चुनाव हुए तमिलनाडु में, अर्बन लोकल बॉडीज के, तो उसमें 5.4% बीजेपी का वोट शेयर रहा। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर बीजेपी शून्य है। तो और ऐसा भी नहीं है कि अगर संगठन नहीं होता तो इतना कोई वोट पड़ता बीजेपी को। अब आपने जो बात कही कि जो हमारा प्रधानमंत्री कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की हार, इंडिया गठबंधन की जो आपने बात कही, देखिए इन चुनावों में, ये 3 राज्य के चुनाव हुए हैं, इसमें तो साफ दिखाई दिया कि इंडिया गठबंधन जो है वो किसी तरह से काम नहीं किया है। लेकिन क्या यही स्थिति जो है लोकसभा चुनावों में होगी? और अगर ये स्थिति लोकसभा चुनाव में होती भी है तो क्या वो संगठन जो है वो बीजेपी को चुनौती देने लायक होगा? ये भी संशय है। देखिए, मैं जिस तरह से इसको देखता हूं, जहां जहां क्षेत्रीय दल जो हैं बहुत स्ट्रांग हैं, वो कभी भी कांग्रेस को जगह नहीं देंगे। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो क्या ममता बनर्जी कांग्रेस को वहां पे सीटें लड़ने देगी या ज़्यादा सीटें लड़ने देगी? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, क्या जो हमने अभी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का रुख देखा, तो क्या समाजवादी पार्टी जो कि वहाँ पर अपने आप को बड़ी फोर्स मानती है, और दूसरी ओर बीएसपी ने भी जिस तरह से अब दोबारा से एक तरह से अपना रिवाइवल शुरू किया है और अपना उन्होंने सक्सेसर भी डिक्लेयर किया है, क्या वो वहाँ पर कांग्रेस को जगह देगी? तो इस तरह से अलग अलग जगहों पे मैं ये कह सकता हूँ कि कोई ऐसा नहीं दिखता कि बाकी क्षेत्रीय दल जो हैं वो कांग्रेस को जगह देने वाले हैं। तो ऐसे में अगर जगह नहीं देंगे तो इस गठबंधन का स्वरूप क्या होगा 2024 के चुनाव में? मुझे लगता है कि ये कोई एक फोर्स की तरह सामने आना
बड़ा मुश्किल जैसे कहीं किसी राज्य में अगर बीजेपी हारती है तो कांग्रेस पार्टी तुरंत कहती है ना कि बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी की हार है, ये चेहरा नरेंद्र मोदी थे। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री भी कहना चाह रहे हैं कि इसको इंडिया गठबंधन की हार क्यों ना माने। जब चुनाव हुआ उससे पहले अलायंस आपका बन चुका है, वही माहौल बनाने की तो बात थी ना, वरना तो जो राहुल जी कह रहे हैं बात ठीक है भाई, किस राज्य में जाकर के ममता बनर्जी यूपी में क्या कर देंगी, हम पश्चिम बंगाल में क्या, वो मध्य प्रदेश में वो क्या कर लेंगी। लेकिन एक आपने एक अम्ब्रेला अलायंस बनाया है तो वो जनता के सामने था, नकार दिया उसको। निश्चित रूप से इसे कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की हार है, लेकिन तथ्य यह भी है कि इंडिया गठबंधन यहाँ मिलकर चुनाव नहीं लड़ाता। यहाँ अखिलेश यादव ने अपने कैंडिडेट उतारे दिए थे, यहाँ आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, गठबंधन मिलकर नहीं लड़ाता, ये बात भी एक तथ्य है। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि आप देखिए मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ चुनाव हुए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ही लड़ाई रहती है। यहाँ कोई तीसरा दल नहीं है जो कांग्रेस को मदद करने आ सकता है। तो यह कहना कि भाई ये इंडिया गठबंधन की हार है, ठीक है, रिजल्ट के आधार पर कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर वैसे भी कांग्रेस को बीजेपी के साथ ही लड़ाई करना या इंडिया गठबंधन की भूमिका नहीं है। इंडिया गठबंधन की भूमिका तो तब पता पड़ेगी जब महाराष्ट्र का चुनाव होता है या बंगाल का चुनाव होता है या झारखंड का चुनाव होता है, जहां पे हेमंत सोरेन कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे चुनौती देंगे। जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां कांग्रेस के लिए कितना स्पेस वो देते हैं, कांग्रेस को कितना अपने में शामिल करते हैं, और सीट शेयरिंग में कांग्रेस को क्या स्पेस मिलता है। जब ही अगर 2024 में अगर तय होगा उसके बाद तय हो सकता है कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 303 सीटें जहां क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है वहां से 303 लोकसभा सीटें आती है, अगर इसमें से वो आधी सीटों पर भी अगर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग से बंटवारा करते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का वो जीत का जो मार्जिन होगा वो कम हो सकता है। लेकिन यह तय है कि 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम, चेहरे, उनके काम पे लड़ा जाएगा। तो इंडिया गठबंधन कितना भी इकट्ठा हो जाए, 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसी तरह की चुनौती नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अपनी दम पर बिना इंडिया गठबंधन की अपनी दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार 2024 में फिर बनाने जा रही है। देखिए दो बातें हैं, विपक्ष की कोशिश जैसा आपने बताया यही होगी कि हम कितना मिलकर चुनाव लड़ें, कि कहां कहां हम लोग एक संयुक्त उम्मीदवार दे सकते हैं, या ये अलायंस जो है वो कहां कहां घेर सकता है नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार को। नरेंद्र मोदी ने अपनी ओर से अब आज ये भी बात कही इंटरव्यू के अंदर कि मोदी की गारंटी क्यों चली, क्योंकि लोगों ने देखा कि नीयत किसकी साफ है, नेतृत्व किसके पास है और ट्रैक रिकॉर्ड किसका कैसा है, ये जनता देखेगी और वहीं वो जाकर के अपनी मोहर दबाने जा रही है। आपको लगता है कि इन चुनावों के बाद इंडिया अलायंस कोई बेहतर परिस्थिति में होने जा रहा है चैलेंज करने की नरेंद्र मोदी को, और जो वो बात कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी क्यों चली, 2024 तक ये इसका असर रहेगा? मुझे तो लगता है कि ये दोनों सवाल जोड़ देना चाहिए कि ये पहला इम्तहान था जिसमें गठजोड़ फेल हो गया, और दूसरा ये कि नरेंद्र मोदी की गारंटी क्यों चलती है। इस दोनों का जो उत्तर है वो एक शब्द है, उसका नाम है विश्वास। इस गठजोड़ के बीच में विश्वास का इतना घनघोर संकट है, और मैं ये मानता हूं कि इस गठबंधन जैसी कोई चीज देश में है ही नहीं। अगर वो होती तो इन चुनावों में आप साथ नहीं लड़े अलग बात है, बहुत फर्क भी नहीं डाल पाते, हो सकता है यही परिणाम होते। लेकिन जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि जो भोपाल की रैली तय थी उसमें सारे नेता, बड़े नेता एक साथ खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी से हम लड़ने जा रहे हैं, भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। ऐसे ही हर जगह खड़े होते, जयपुर में कहते कि हम बनवाएंगे कांग्रेस की सरकार। उसका फर्क पड़ता, देश के लोगों को लगता कि हां ये कम से कम एक दूसरे से तो बेईमानी नहीं कर रहे हैं। यहां वो भरोसा, वो विश्वास नहीं आ पा रहा है। यहां जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मोदी की गारंटी, तो तुरंत देखते हैं कि मोदी ने किया क्या। अब आज की फोटो तो देख लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हीरा कारोबारियों का सबसे बड़ा केंद्र, दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। पेंटागन उससे छोटा हो गया है। और ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्सों में जब इस तरह की चीजें देखती है, और जो गरीब है वो देखता है, जिसको कह रहे हैं कि हमने घर बनवा दिया, शौचालय दे दिया, बिजली दे दी, पैसा दे दिया, तो उस पर वो भरोसा करता। मुझे लगता है ये विश्वास है जो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो जाता है उनकी गारंटी के, और ये गठजोड़ नाम की चीज शून्य हो जाती है। अब 24 के चुनाव में जितना वक्त बचा है, इसमें ये जो इंडिया अलायंस है और इसके नेता जनता का विश्वास हासिल करने के लिए क्या करते हैं, हमारे सामने आ जाएगा। एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है हमें। आप देखते रहिए कहानी कुर्सी की, हम जल्द लौटते हैं।